बुंदेली आवे, हाँ ना मुझे ढंग से हिंदी आवे। हाँ मुझे तो सबसे अच्छी भाषा आती मोई गाँव के। हाँ। पार्टी का नहीं कहूँगा, हम्म, लेकिन उनके सीएम रहते हुए मेरे जीवन में बहुत कुछ मिला। मैं क्या? मतलब जब भी कभी मैं कोई फोटो डालता हूँ अकेले की, हम्म, अच्छी वर्दी पहन के चश्मा लगा लूंगा बढ़िया वो करके, हम्म, तो कार में तो भी को लोग उतना पसंद नहीं करते। उनने बढ़िया दिखाए बड़े बड़े सपने, दो चार लोग को टाई पहने, सफेद शर्ट बढ़िया आए और चमकते हुए ऐसे ऐसे फूल ऊपर से बरस रहे। पति ऐसा चाहिए जो रिश्ता ढंग से निभाए, नौकरी वो करे, वेतन मेरे खाते में आए। पत्नी ऐसी चाहिए जिसके सपनों में खो जाऊं, पत्नी ऐसी चाहिए जिसके सपनों में खो जाऊं, पाउडर क्रीम वो लगाए गोरा मैं हो जाऊं। बोली नहीं वहाँ नहीं जाना, बोले वहाँ अपने समाज की बहुत लड़कियां रहती हैं, तुम बर्बाद हो जाओगे। उस गुरु तक का याद है जिसने मुझे एक दिन भी पढ़ाया होगा, पहली कक्षा से लेके 12वीं तक, लेकिन कॉलेज के या टीचरों के एक भी नाम याद नहीं, एक भी। मैं ये बोल रहा हूँ, संघर्ष से निखरती है जिंदगी, किसी की भी हो, धीरे धीरे सजती संवरती है। और कलदा भी गए, पहाड़ गए हो? कलदा भी गए, उनकी कथा हुई थी अभी बागेश्वर हाँ, महाराज तो वो बड़ा वो ऐसा उस समय तो काला पानी बोला जाता था। बुंदेलों की एक अलग दुनिया है, बुंदेलियों का एक संसार है। बुंदेलों की एक अलग दुनिया है, बुंदेलियों का एक संसार है। और उनके दिल में प्रभु श्री राम है, और सोशल मीडिया में बुंदेली बचार है। और पर मैदान मत छोड़ना, लड़ते रहना, संघर्ष करते रहना, संघर्ष की जीत होती है। और जब संघर्ष जीतता है तो भाई साहब कहानी लोग सुनते हैं, बैठकर सुनते हैं, और एक एक घंटे तक सुनते हैं। संघर्ष को लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि संघर्ष हर किसी के जीवन में, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। इसलिए संघर्ष से हारना नहीं, डट कर लड़ना, जीत जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में एक पुलिस अधिकारी हैं। इन पुलिस अधिकारी की बहुत सारी कहानियां सोशल मीडिया पे हैं, और या यूं कहें कि ये मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध सोशल मीडिया के पुलिस अधिकारियों में से एक हैं। और इनकी जो वायरल होने की जो कहानियां हैं, उन कहानियों के पीछे भी बहुत सारी कहानियां जा छिपी हैं कि इनमें एक आम आदमी की झलक युवाओं को मिलत है। चाहे जे बुंदेलखंड के पृथ्वीपुर इलाके में रहे हों, चाहे वे चंबल क्षेत्र के ग्वालियर जिला में रहे हों, या फिलहाल नक्सल इलाके के जिला बालाघाट में हों, लेकिन उनकी अपनी एक सादगी है, उनको अपने काम करने को तरीका है, उनको पुलिस को मित्र बनावे को जो उनको कॉन्सेप्ट है, पुलिस मित्र, जनता की मित्र के तौर पे विकसित करने को जो उनको कॉन्सेप्ट है, वो अपने आप में अनूठो है। और यही से पूरे देश भर में उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग लगातार हो चुकी है। और बुंदेली बौछार के स्टूडियो में हमारे संग हैं संतोष पटेल जी, जो डीएसपी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे लाने होत है कि वे बुंदेली हैं। संतोष पटेल जी नमस्कार सर। नमस्ते। तो आज बहुत दिन बाद बुंदेली बौछार के स्टूडियो में आवे को नंबर लगे। अब हम सही बताइए तो ना तो हम मुही बुंदेली आवे, हाँ ना मुही ढंग से हिंदी आवे। हाँ मुही तो सबसे अच्छी भाषा आती मोई गाँव के। हाँ और जो मैं बोला तो यह हमारे गाँव बोली जाती है। जब कोई ऐसी यह भाषा बोलने वाला मिल जाता है तो मुझे आनंद आवता है। हाँ। वैसे तो क्या हम लोग जो हमारा क्षेत्र है अजयगढ़ लगता पन्ना, तो हमारी 3-4 तहसीलें है, अजयगढ़ और चंदला की तहसील आती है, लौकुश नगर चंदला। उधर यूपी का नरैनी, बांदा, चित्रकूट, सतना की मझगांव, तो वो हमारे यहाँ ऐसी भाषा बोली जाती है, तो हम लोग बड़ा अच्छा लगता है। तो आप सभी जो हमारे बुंदेली साथी हैं, सभी को मेरा नमस्ते, राम राम, जय हिंद। और आज सचिन भैया से मुलाकात हुई, अब देखते कैसे सवाल करते हैं। तो हमारी आपकी मुलाकात शायद पृथ्वीपुर में भई, जब एक आध बार, ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं भई लेकिन एक बार भई। बाकी आपकी जब शादी के समय की खबरें चली उतने से आप सोशल मीडिया पे आपके चर्चे भय। तो अब बहुत सारी, अब आज की चीज़ें तो बहुत सारे लोग जानत हैं। अपन शुरुआत से ही बात करें कि शुरुआत से आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही? देखिए क्या कि परिवार तो हमेशा, मैंने एक चीज़ आपको पहले एक चीज़ बता दूं, सोशल मीडिया पे लोग परिवार बहुत देखते हैं। अभी मतलब एक तरीके से वो भी एक फैमिली टाइप में हो गई, लोग सोशल मीडिया फैमिली बोले तो वो आपकी फैमिली देखते हैं। आपने जो सवाल किया ऐसे ही मैंने देखा कि जब भी कभी मैं कोई फोटो डालता हूँ अकेले की, अच्छी वर्दी पहन के चश्मा लगा लूंगा बढ़िया वो करके, तो कार में तो भी को लोग उतना पसंद नहीं करते। लेकिन जब मैं एक तस्वीर डालता हूँ अपनी माँ के साथ,
अपने पिताजी के साथ, दादाजी के साथ, या जो मेरे रिश्तेदार, जो मेरा मतलब असली वजूद था परिवार है, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। हम लोग नॉर्मली, आप तो बुंदेलखंड की स्थिति जानते हैं, सब जगह वही है कि मिट्टी है लेकिन उतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं है। आप ऐसे हमारे यहाँ भी है, हम लोग का अजयगढ़ से यूपी बॉर्डर पे है, तो पहले तो वो डकैतों वाला एरिया भी था हमारे वहाँ, मतलब जो भी एमपी यूपी के डकैत थे तो वो बॉर्डर ही में यहाँ घूमते रहते थे। तो हमारे भी जो दादाजी थे वो भी कहीं ना कहीं उनकी थोड़ा सा संगति में थे, तो गांव वालों ने भगा दिया उनको, तो गांव से भाग के गए, तो वो जंगल के किनारे उन्होंने डेरा डाल दिया। अब वहाँ पर वो रहे, एक घर बनाया ऐसे ऐसे। उनके हमारे जो मतलब दादाजी के पिताजी थे, वो दादाजी लोग 6 भाई थे, उनके 6 बेटे हुए तो 6 घर बने। फिर जो हमारे सबसे मतलब मेरे दादा हैं वो सबसे बड़े थे, उनके 3 बेटे थे, तो हम लोग वहीं रहे। तो हम लोगों का पूरा जीवन वहीं से निकला हुआ है, इसलिए मुझे कभी नौकरी करने में दिक्कत नहीं होती। अभी बालाघाट के जंगल में भी रात को हम लोग, अभी बारिश की बता रहा हूँ, हम लोग सो जाते हैं, कोई ज़्यादा वो थोड़ा कष्ट तो होता है लेकिन ऐसा नहीं महसूस होता कि हमने कभी जीवन ऐसा देखा नहीं है। तो हम लोग रहे और वहीं से निकले हैं, वहीं हमारा पूरा जीवन चलता था। और आप जंगलों की स्थिति जानते हो, वहाँ 3 टाइम आय का साधन होता है, क्योंकि एक पहला बारिश में जब पौधे लगते हैं, सरकारी प्लांटेशन होती है उनका, तो उसमें हम लोगों को पैसा मिलता था, तो वो जून जुलाई में हो जाता है। उसके बाद हम लोग स्कूल ज्वाइन करते थे। इसके पहले उन पौधों को तैयार करने के लिए नर्सरी लगती थी जनवरी में, तो उसको पॉलीथीन भरना, पौधे वो करना, वो काम करते थे। फिर गर्मियों में आपने देखा होगा तेंदुपत्ता टूटता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरी तरह से जंगल से आश्रित थे। खाने पीने के लिए हमारे परिवार में थोड़ी और ज़मीन थी तो वो हो जाता था। फिर वहीं से धीरे धीरे जब हम लोग बड़े हुए, चूँकि हमारे एक ही चाचा थे जो 11वीं पास थे, उसके अलावा वो हमारे से पहले कोई ग्रेजुएशन पूरी तरह से परिवार नहीं किया। हाँ, परिवार में अभी लगभग 150 लोगों का परिवार है। तो जब हम लोग जंगल जाते थे, हमारे एक चाचा थे 11वीं पास थे, तो वो डाक वितरण में उनकी नौकरी लग गई। तो उसमें जब उनकी नौकरी लगी तो वो साइकिल लेके डाक बांटने जाते थे, हम लोग बोरी लेके जंगल तेंदुपत्ता लेने। तो हमारी माँ की आदत है हमेशा तुलना करती है, और हर व्यक्ति करता है। जैसे एक कार आ जाए बगल में तो कोई सोचा रहे यार तो उस कलर का कार ले यार, तुम साला यहीं वो कर रहे हो, तोड़ रहे हो, चप्पलें चटका रहे हो, फ्री की रोटी खा रहे हो। तो वैसे ही हमारी माँ पहले एक थप्पड़ देगी, फिर ऐसे कहेगी देखो देखो वो जा रहे तुम, चलो जंगल। तो वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता था कि हमें पढ़ना चाहिए। हम लोग स्कूल जाए, अपने गांव में स्कूल था, सरकारी स्कूल, फिर वहाँ से पढ़ाई की। तो स्कूल कहाँ, मतलब 12वीं तक कहाँ पढ़े? हमारा अब आप तो शायद सागर में रहे होंगे। हम ललितपुर जिले में रहे। गांव में रहे। हाँ, कस्बे तो में। गांव कस्बा है तो वहाँ 12वीं तक, गांव की स्थिति रहती है 8वीं तक स्कूल मिलता है, कहीं 5वीं मिलेगा। हमारा तो क्या पंचायत का मुख्य, मतलब पंचायत में 5-6 गांव थे, तो हमारा हेड गांव है। तो मेरा जो पुरवा बोलते हैं हमारे यहाँ, पुरवा से 1 किलोमीटर दूर गाँव में, तो 8वीं तक स्कूल था। तो हम लोग पहली से लेकर 8वीं तक गाँव में पढ़े। फिर वहाँ से पढ़ने के बाद एक्सीलेंस स्कूल पन्ना चले गए थे, तो वहाँ 9 से 12 वहाँ पढ़ाई की थी। फिर 9वीं 12वीं के बाद मेरा ये भी मानना है कि जीवन में जैसे होता है हेलीकॉप्टर में बहुत क्षमता उड़ने की, हवाई जहाज में, लेकिन जब तक पायलट नहीं होगा तो वो कुछ काम का नहीं है, वहाँ पर रखा रहेगा एक लोहा है। ऐसे ही व्यक्ति में टैलेंट होता है, लेकिन अगर उसका कोई मेंटर नहीं, मार्गदर्शन करने वाला, तो वो भी वह मेहनत करता रहेगा, भटकता रहेगा, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हमारे पास भी ऐसी मेंटर तो नहीं थे, तो पर हम लोग कोशिश करते रहते थे। हमारी माँ कोई आया, अरे भैया लड़का हमारा पढ़ गया, थोड़ी आगे बता देना क्या करे कैसे करे, तो आदमी सलाह देते रहते थे। तो 12वीं में होशियार थे, तो हमने सोचा क्या करें, तो फिर इंजीनियरिंग का सोचा कि मैथ वाला गाँव में ही चलता है, क्या करेगा, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी वाला डॉक्टर। बीएससी कर, यार तुम तो होशियार हो, बीएससी कर रहे हो। अपन को पता नहीं बीएससी की कितनी लिमिट है, बहुत कुछ कर सकता है बीएससी वाला, लेकिन बात गाँव, अरे यार तुम बायोलॉजी है तो डॉक्टर। तो बस इंजीनियरिंग के लिए काउंसलिंग हुई, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया, उसमें एडमिशन ले लिया। अब शुरुआत हुई जिंदगी के दूसरे स्टेज की। जब अपन ग्रेजुएशन करते हैं, शहर की ओर आते हैं हम लोग। पहली बार बड़े शहर में आए थे, पन्ना और भोपाल में। तो आप समझ लो पन्ना गाँव है भोपाल के सामने। तो इधर आए तो यहाँ पर जैसे ही ज्वाइन किए, उस समय शिवराज सिंह चौहान साहब सीएम थे।
कब की बात है? 2009 की बात है। ये तो आप पुलिस की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं पढ़ाई की बात अच्छा, पढ़ाई वाली बात हो रही है। मैं कुछ चीजें मैं ये बता रहा हूँ, मतलब मैं तो पार्टी का नहीं कहूंगा, लेकिन उनके सीएम रहते हुए मेरे जीवन में बहुत कुछ मिला। मैं मतलब एक छोटी सी भी बात का एहसान याद रखना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो ओबीसी में आता हूँ, मुझे मेरे टैलेंट के कारण मुझे कभी नंबरों से आरक्षण नहीं लेना पड़ा, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली, तो उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। उस समय सबसे पहली बार वो जो मुख्यमंत्री के द्वारा लैपटॉप वितरण था, तो फर्स्ट टाइम था जब हम लोगों को मिला था। कौन से साल में? 2009 में। मैं अपने स्कूल में मतलब टॉप किया था उस समय, एक्सीलेंस में पन्ना जिले में सेकंड पोजीशन थी, तो मुझे लैपटॉप के 25,000 रुपये मिले थे। तो हमने यहाँ एडमिशन में फीस दी और एडमिशन लिया। उसके बाद कुछ रुपए बचे, तो हमारे वो रिश्तेदार थे, तो वो बड़ा लाइफ में चेंजेस आता, तो उनने हमें एक जादूगर से मिला दिया। बोले 7,446 रुपए, आज भी मुझे याद, इतने लगाओ करोड़पति बनो। अच्छा। तो हमारा जीवन, हम भी गए तो 3 घंटे की मीटिंग हुई, और जब भी मैं न्यू मार्केट से निकलता हूँ तो वहाँ एक अपेक्स बैंक का समन्वय भवन है, वो मेरी यादों में तत्काल गूंजता है। वहाँ पर 3 घंटे मीटिंग हुई एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की। उनने बढ़िया दिखाए बड़े बड़े सपने, 2-4 लोग को टाई पहने, सफेद शर्ट बढ़िया आए और चमकते हुए ऐसे वैसे फूल ऊपर से बरस रहे, और वो बता रहे अपनी, जैसे हम लोग, जैसे कि मैं गांव से था और मैं पढ़ते पढ़ते मैंने इतने लाख कमा लिए थे। अरे हम बोले यार हम कहाँ झकमरा रहे उधर बाहर, देखो 4 साल घिसेंगे। तो वो पूछे ही, बोले क्या करोगे? मतलब पढ़ेंगे। बोले पढ़ने के बाद क्या करोगे? जॉब करेंगे। जॉब क्यों करोगे? पैसे चाहिए। पैसे किस चाहिए? अच्छा जीवन जीना। तो बोले ये सब यहाँ अभी से मिल रहा है, कहाँ पढ़ रहे हो चक्कर में? तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया। 7,246। हाँ, 7,446। 446। वो आज मतलब अभी भी याद है मेरे को वो राशि, और आज ही पहली बार मेरे को राशि मैंने कहीं बताई है याद। तो वो मैंने ज्वाइन किया, फिर उधर से बदलाव आया। फिर मैं एक चीज़ सभी को बोलता हूँ कि इन हाथों में जब 2 कागज़ रखते हैं, एक गांधी जी वाला और एक ज्ञान वाली किताब, तो गांधी जी ज़रा सुंदर लगते हैं ना, उसमें अपन आर पार देखते हैं तो उस तरफ भी गांधी जी दिखते हैं, इस तरफ भी गांधी जी दिखते हैं। कहने का मतलब, जब आप पैसा और प्यार, ये दोनों में बड़ा आकर्षण है, और आप जो टीन एज में उम्र में होते हो, उस समय पैसा और प्यार से अगर आप आकर्षित हुए तो आप में समझो निपटना है। शुद्ध भाषा में कहें तो मतलब गए। तो वो चीज़ हुई। हम भी ऐसी इतने सुंदर तो नहीं थे कि प्यार में किसी के पड़ पाए, लेकिन गांधी जी के चक्कर में, पैसे में, लालच में आ गया, तो रोडपति बने करोड़पति बनने के डेली सपने लेते थे। ऐसे 4 साल इंजीनियरिंग गुजरी। तो उस दिनों इंजीनियरिंग में तो उसमें कितने दिन अपन को लगे नेटवर्क मार्केटिंग वाले का? उसकी क्या कहानी रही? पैसे जमा करने के बाद जमा किए, फिर उसमें ये रहता है कम 3 जोड़ो। हाँ। तो कमीशन मिलेगा, फिर वो 3 जोड़ेंगे। आप कितने जोड़ पाए? तो हमारे को तो हमने तो 3-4 जोड़े, फिर हमने तो हमारे मतलब टीम देखोगे तो 700-800 जुड़ गए। लेकिन वो उसका मनी सर्कुलेशन रहता है, वो अलग ही सिस्टम रहता है। देखिए मैं एक चीज दुनिया में बोलता हूँ, कोई भी कंपनी बनती है तो फायदे के लिए बनती है, वो अलग आपको मोटिवेट करे, बताए। तो उसमें अंदर की चीजें, वो एक स्टार में लिखा रहता है ना, शर्तें लागू, टर्म्स एंड कंडीशन, वो आदमी को कब समझ में आती है? जब वो उससे गुजर चुका होता है, या वो मार खा चुका होता है, तब समझ में आती है। तो उस समय तो ऐसे लगता है कि ये बड़ा अच्छा है और बड़ा सुंदर है। हर चीज में है, बिजनेस की आप किसी चीज में जाओगे, जब आप टर्म एंड कंडीशन बाद ही में समझ में आती है, पहले तो नहीं आती है। तो वही बाद में समझ में आया कि चलो अच्छा है। लेकिन मैं, आप जानती हो कि मैं हमेशा हर चीज को, बुरा भी हुआ है लाइफ में, अच्छा भी हुआ, तो उसका भी मैं एक एहसान मानता हूँ कि कुछ उसने मुझे दिया। तो उस मार्केटिंग ने चूंकि सपने तो सच नहीं किए, लेकिन इतना स्ट्रांग बनाया। आपके तो अच्छे से बाल हैं, दादाजी के थोड़ा कम है। अगर कोई गंजा भी खड़ा होता तो मैं उसको कंघी बेच देता। तो उसने मुझे इतना मतलब मार्केटिंग में सिखा देती है। तो ये भी एक आज के समय में स्किल है, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में रहोगे, अगर आपके अंदर अपनी चीज को प्रेजेंट करने की कला नहीं है आपके अंदर जो है, तो आप वही वैल्यू आता है कि कोई मतलब का नहीं है। तो वो उसने वो चीज़ सिखाई। तो उसके बाद जो मेरा लाइफ में आज लोग देख रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया में देख रहे हैं, मैं जो लोगों से बात कर लेता हूँ, तो मंच पे खड़े होकर कुछ थोड़ा बहुत बोल के लोगों को से बात करता हूँ, तो ये सब भी उसी की देन है। नहीं तो मैं बहुत डरपोक था। वो ऐसा वाला था, दादाजी शायद याद हो कि कोई एक रिश्तेदार आए ना,
तो अपन मम्मी की साड़ी के पल्लू को आधा चबा लेते हैं, उसी में ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं। होता है आपके साथ भी, शायद किसी के साथ हुआ होगा। तो मैं तो वैसे ही शुद्ध वैसे ही वाला था। एक बार 6वीं कक्षा में मैडम जी थी हमारी, तो वो पढ़ाती कम थी, ऐसे सिलती ज़्यादा थी। तो उनने मेरे को 15 अगस्त 26 जनवरी पे खड़ा कर दिया, बोले ये कुछ सुनाओगे आज तुम। तो मजाक में वो याद करके गया, सब भूल गया, एक लाइन भाग आया। तो वो स्थिति होती है। तो अच्छा, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे सिखाया, आत्मविश्वास को हाँ, आत्मविश्वास दिया महत्वपूर्ण बिल्कुल। बात। तो वो चीज़ें हुई। फिर बहुत कुछ हुआ उस समय। मैंने एक चीज़ लिखी थी, जी। जब ये मार्केटिंग में 5 से 4 साल गुजार दिए, तब अब क्या होता कि तो पढ़ाई पैरेलल चल रही थी, अब पैरेलल कहोगी कि नहीं चल पढ़ाई रही थी? दब गई थी, दब गई थी। हाँ, वो तो नाम के लिए इतने तो मैं तो बोलूँगा सरस्वती मैया हमेशा हमारे पर कृपा पात्र रही। और इंजीनियरिंग की जो भी अनुभवी होंगे ना, पता कि 2 दिन पहले पढ़ लो तो पास तो हो जाते। तो दोनों की बदौलत बढ़िया परसेंटेज बन जाती थी और पास हो जाते थे। तो कोई ऐसी दिक्कत है, घर वालों को पता ही नहीं चला कि क्या कर रहे हैं ज़्यादा। लेकिन जब 4 साल हो गए, अब घर वालों ने बोला कि अब हम तो नहीं देंगे पैसा, अब तुम करो, अब नौकरी करो, ये हम तो पढ़ा दिए, हमारा काम था, अब हम कहाँ से करें इधर भाई साहब। तो नहीं, तो उसमें आपका क्या लिखा था, आपने बोल रहे थे कुछ? उस समय मैंने एक चीज लिखा था कि चूंकि हमारे कई साथ वालों की शादी हो गई थी, तो हम जाते थे शादी में तो सब चिढ़ाते थे, अरे बोले देखो आ गए करोड़पति और कुछ नहीं करते ये वो। और हमारे एक शादी तो उनके 3-4 बच्चियां भी हो गई। तो ऐसा मतलब गांव में थोड़ा अलग ही चलता है ना। और तो फिर उस समय मैंने एक चीज़ लिखी थी कि अगर सपनों ने ना किया होता गुमराह, अगर सपनों ने ना किया होता गुमराह, तो मैं भी होता किसी बेगम का बादशाह है। तो वो चीज़ें समय पर बादशाह, लेकिन शादी तक हो फिर गुलामी हो। आपका भी अनुभव सही है। तो शादी के पहले ही होता है, शादी के पहले तक बादशाह, जब तक वरमाला डला तो वो उसी दिन फिर बूम का चिन्ह बैल बन गया समझ लो। तो वो चीज़ फिर हमने, जब घर वालों ने बता कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो फिर हमने घर वालों को एक तरीके से, आप माता पिता को कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। फिर मैंने लेकिन गुमराह करने की कोशिश की, क्योंकि देखिए सच्चा, मैं तो सच्चाई इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा, जैसे कोई कहे कि तुम इंग्लिश बोलो, मैं बोल लूँगा टूटी फूटी जोड़ ताड़ के पढ़ाऊँ, लेकिन मेरा मन नहीं गवाही देगा। ऐसे ही मेरा मन तो नहीं था, लेकिन इस बात के लिए कि अभी कुछ होना है नहीं, इंजीनियरिंग में पढ़ाई की नहीं, तो 2 साल और मिल जाए, तो मैंने कहा एमटेक कर लूँ। अब एमटेक पूछा उनने, क्या तो बताया बड़ी डिग्री होती है। तो हमने फॉर्म भर दिया, तो वो उधर इंदौर का GSITS कॉलेज मिल गया। अब वहाँ पे गए तो यही मार्केटिंग पीछे थी, तो वहाँ कुछ दिन किए, फिर छोड़ दिया। फिर मेरे जीवन में बदलाव आया, फिर मैं थोड़ा बहुत कविताएं करने लगा। फिर कविताओं के चक्कर में घूमते रहा, कहीं कवि सम्मेलन हो तो उधर बैठा रहूँगा पूरे दिन, की मंच मिल जाए कविताएं सुनाने के लिए। और मतलब छोटा मोटा कोई कवि हो पुराना, आपने एक सत्यनारायण सत्तन जी शायद सुना होगा, उनके यहाँ में जाता रहता था उनके पास, हाँ, इंदौर में। तो पढ़ता था, चूँकि इंजीनियरिंग का मैं एमटेक कर रहा था, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरे एक प्रोफेसर थे, उनको धन्यवाद भी कहता हूँ। उस दिन तो बहुत बुरा लगा था, मैंने गाली भी दी होगी उनको खूब सारी। वो चूँकि एमटेक इंग्लिश से होता है, मेरा मन नहीं लगता था। उनने मेरे को 1-2 बार डाटा भगा दिया, बोले या तो एमटेक करो या बोले कविता करो, एक चीज़ करो। तो उस दिन मैं फिर 2-4 दिन नहीं गया, फिर मैं छोड़ के भगाया। फिर मैंने उस दिन आज भी याद है मुझे, 3 अगस्त 2015, जब मैंने संकल्प लिया कि अब मैं जब तक दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, जब तक मुझे लाल बत्ती वाली नौकरी नहीं मिल जाएगी, PSC नहीं निकल जाएगी। मैंने उस दिन सब कुछ छोड़कर पढ़ाई शुरू की थी, एमटेक भी छोड़ दिया, फिर नहीं गया। ये एकदम से पता लगा, इसके पीछे की भी कोई बात है अचानक? इसके पीछे की बात है बात तो यही है कि मैंने वही बताया, एमटेक वाले सर ने हमें डांटा, तो फिर पढ़ाई भी ऐसे ही मन नहीं लग रहा था। अब यहाँ थोड़ा सा लगा कि क्या करें, कुछ तो करना चाहिए, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे, हमारे गांव का एक लड़का है राम सुफल अनुरागी, वो अभी प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर यहीं बंदेवगढ़ में। पहला बंदा था जो इसने मतलब PSC पास की। और ये कहूँ कि SC कम्युनिटी में हमारे यहाँ तो कोई पढ़ा ही नहीं, उसके अलावा वही एक मात्र लड़का था, और सीधे मतलब PSC निकाली उसने और प्रोफेसर बना।
उसने मुझे सलाह दी, बार बार देते थे। लोग बोलते हैं कि यार तुम होशियार थे, पढ़ने में कहाँ चले गए, 5 साल बर्बाद हो गए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है जो कॉलेज टाइम होता है। लोग कॉलेज टाइम को इतना नेग्लेक्ट करते हैं, एक भी सीरियस नहीं लेते। हम भी नहीं लेते, हम तो कभी पता नहीं गए ही नहीं। आज भी मतलब मुझे अपने उस गुरु तक का याद है जिसने मुझे एक दिन भी पढ़ाया होगा, पहली कक्षा से लेके 12वीं तक। लेकिन कॉलेज के या टीचरों के एक भी नाम याद नहीं, एक भी, मैं ये बोल रहा हूँ एक, क्योंकि हमने एक भी सीरियस नहीं लिया उधर। कॉलेज गए तो एक दिन गए, तो 2 दिन नहीं गए, 10 दिन नहीं गए। तो वो चीज़ें आज ऐसा है स्टूडेंट में। मेरा ये आग्रह भी है, जो भी कॉलेज की पढ़ाई करते हो, सबसे पावरफुल एनर्जी अगर किसी इंसान में अवस्था, तो युवा अवस्था होती है। युवा का उल्टा आप जानते हो वायु होता है। वायु का जैसी शक्ति किसी में नहीं है क्या? अगर राम जी को जरूरत पड़ी थी तो कौन काम आया था? पवन पुत्र ही काम आए थे। पवन मतलब ऐसे युवा की एक अंदर जो शक्ति, अब वही हम 4 साल अपने हमेशा मजाक में, जो स्कूल में जितना सीरियस रहते हैं, अगर उसका 10% भी कॉलेज लाइफ में यहाँ पर सीरियस रहे, जो कुछ रहते हैं लड़के, तो वो तत्काल निकल जाते हैं। आपने देखा होगा 21 साल में क्या बन गए, IAS। 21 साल में बहुत बड़ी IAS बन गए, IPS बन गए, बहुत सारे जो भी उनकी लाइफ में सफलता वो प्राप्त कर लेते हैं। तो वो कॉलेज में सीरियस रहते हैं। वो जो आप देखोगे, हम ऐसा नहीं कि मैं बस था, वो रहते हैं 4-5% लड़के जो ऐसा सीरियस रहते हैं। इसलिए हमें अपने इस जो एनर्जी है, वैभव है हमारे अंदर, पोटेंशियल है कॉलेज लाइफ, उसे उपयोग करें, उसे बर्बाद ना करें। और कहते हैं ना, जवानी को ऐसी मत गवाओ, नहीं तो बाद में रोगे और कुछ नहीं होगा। तो वो हमने उस समय उपयोग नहीं किया था। आप सभी लोग करें इस चीज़ को। फिर अपन ने वो जो संकल्प लिया, दाढ़ी नहीं बनाने का, हाँ, तो उनने क्या हमें समझाया कि पढ़ो, पढ़ाई करो। तो फिर मैंने संकल्प लिया, फिर पढ़ाई की। फिर सब छोड़ छाड़ के इंदौर से मैं गांव चला गया। तो चूँकि गांव गया तो फिर मेरी माँ बोली आप गांव ही में पढ़ो। तो मैं वहाँ पर रहा 1-2 महीने। लेकिन गांव में उतने संसाधन नहीं रहते, लाइट भी नहीं, कब आए ना आए, चली जाए, किताब चाहिए तो नहीं है। उस समय उतना इंटरनेट का वो नहीं था, गांव में तो मिलता ही नहीं था। फिर मेरी माँ से मैंने कहा कि मैं छतरपुर चला जाता हूँ। छतरपुर पास में एक अच्छी हमारे यहाँ सिटी है, पन्ना, छतरपुर, और 2-3 जिले के हिसाब से अच्छा है वहाँ। तो बोली नहीं वहाँ नहीं जाना, बोले वहाँ अपने समाज की बहुत लड़कियाँ रहती हैं, तुम बर्बाद हो जाओगे, अभी सुधर के आए नहीं हो। तो वो नहीं माने। फिर हमारा एक दोस्त था सुरेश पटेल, वो बहुत अच्छा, वो आज कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं हमेशा उसका हमेशा एहसान मानूंगा कि उसने मुझे, मेरी माँ को भी समझाया। हम लोग मतलब पटेल रिश्तेदारी में थे, तो उसने समझाया, बोले नहीं मेरे साथ रहेगा, मैं रखूँगा, तुम्हें क्या करना, तुम भेज दो, बोले हम जो खाएंगे वही खाएगा, ना किराया लगेगा। तो उसके यहाँ गए, उसके यहाँ हम रहकर पढ़े 5-6 महीने। और फिर वहीं रहते रहते पहले मेरा फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन हुआ। फिर वहीं पढ़ते पढ़ते जब फॉरेस्ट गार्ड हो गया मैं, तो जंगल में गया। एक वाक्य भी मैंने 2-3 दिन पहले इसी दोस्त का लिखा था, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहा अभी, मुझे कुछ दिन होम ट्यूशन पढ़ाता रहा अभी, और हम लोगों के साथ में था। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसा चलता है, आप लोग किराए से रहे होगे, तो 1-2 लोगों का किराया का रूम लो तो 2 ही लोग रहोगे, तीसरा 1-2 दिन रह लेगा, नहीं तो फिर मकान मालिक आपत्ति करते। तो मैं उनके रूम पे रुका था 2-4 महीने। तो एक दिन मकान मालिक आया, ये चले गए ट्यूशन पढ़ाने, मैं अंदर बैठा था, वो ताला लगा के चला गया बाहर से। मैं पूरे दिन उसमें कैद रहा, बंद रहा। शाम जब ये रात को आया तो इसने देखा, चूँकि मेरे पास फ़ोन भी नहीं था उस समय, वो टूट गया था पुराना। तो उसने खुलाया, तो वो इतना उससे लड़ गया मकान मालिक से मेरे लिए, कि वो पल मुझे आज भी याद है कि हाँ, ऐसे दोस्त होते हैं जो मतलब अपना कोई सगा भी नहीं काम आता, लेकिन वो दोस्त याद आता है। तो बड़ा अच्छा। तो फॉरेस्ट गार्ड कितने दिन नौकरी करी आपने? फिर फॉरेस्ट गार्ड यार, हम लोग जैसे फॉरेस्ट गार्ड बने तो मैं 1.5 साल रहा लगभग, जून 2016 से, और जनवरी 2018 तक, फरवरी तक रहा। मतलब 15 फरवरी को DSP ज्वाइन किया था, तो वो तो उसके पहले 10। अच्छा, उसके पहले तक मतलब MPPSC में सिलेक्शन होने के बाद भी आप कर रहे थे? हाँ, फिर करें हम तो यार, देखो अब क्या करते, खाली रह गए, क्योंकि MPPSC में सिलेक्शन हो गया था 11 जुलाई 2017 को। अच्छा। फिर पुलिस का वो टाइम लगता है, वेरिफिकेशन होता है, और ज्वाइनिंग होने में लगभग 6 महीने लग गए थे। उसमें भी बड़ी कहानी होती है यार, गांव में तो तरह तरह की अफवाहें चलती हैं। जैसे 6 महीने ज्वाइनिंग का लगा, तो गांव वहाँ मैं जहाँ कलदा है, मतलब मैयर माता गए होंगे आप? कलदा भी गए, पहाड़ गए हो? कलदा भी गए, उनकी कथा हुई थी अभी बागेश्वर में। तो वो बड़ा वैसा उस समय तो काला पानी बोला जाता था, अब तो बहुत अच्छा लगता है, नेचुरली चीज पसंद है। तो वो
वो लोग वहाँ के लोग लोकल बोले अरे यार ये डीएसपी थोड़ी है, फालतू अखबार में छपवा लिया ये वो, होता तो चला जाता, 6 महीने हो गए अभी तक नहीं गया। और चूंकि मैं अपन को तो पता है कि हाँ अपन हुए हैं, टाइम लग रहा है, आप किसको समझाएं। तो बड़ी गांव की वो रहती है, छोटी सी बात को इतना बड़ा बड़ा के पेश करें कि आप सोच भी ना पाओ। और अच्छी चीज को तो दुनिया बहुत कम अप्रिशिएट कर पाती है। बुराई और अच्छाई तो आप समझ रहे हो, बुराई वायरस है और अच्छाई को हाथ से ले लेके दिखाना पड़ता है कि भैया देखो ये। तो अच्छा, फिर उसके बाद मैंने डीएसपी ज्वाइन किया था। फिर डीएसपी जिस दिन बना 11 जुलाई को रिजल्ट आया था, तो उस पे मैं वहीं था फॉरेस्ट, जुलाई का महीना था तो प्लांटेशन हो रहा था। तो बड़े वैसे लम्हे रहते हैं यार, मतलब जब याद करते हैं तो भावुक हो जाते हैं कई बार। आप जब मेहनत करते हो तो रिजल्ट का बड़ा वो रहता है, और आत्मविश्वास भी रहता है, अपनी मेहनत पे देखो रहता है कि ये होगा। मैंने जब मेहनत की थी तो मुझे पता मेरा पीएससी में सिलेक्शन तो होगा। तो जब मैं डेली शाम को आता था तो छत पे खड़े होकर फिर मोबाइल तत्काल पहले देखता था, नेटवर्क मिलते नहीं थे, छत पे जाना पड़ा, ऐसी बारिश होती थी ऐसी टिप टिप। तो एक दिन जैसे 9 तारीख को, उसमें क्या रहता है पीएससी का एक पैटर्न है, जिस दिन इंटरव्यू अंतिम होगा वो शेड्यूल जारी हो जाता है कि आज तक इंटरव्यू, उसके 4 से 5 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, वो घोषित कर देते फाइनल। इंटरव्यू के 4-5 दिन बाद वो तो बाकी तो क्लियर रहती है, सिर्फ लास्ट नंबरिंग जोड़ के वो करते हैं, वो कट ऑफ देख के जो भी है। तो वो हम डेली देखते थे कि 2-3 दिन हो गए, अब आ जा सकता आ जाए। तो वो तीसरा दिन था जब मैं छत पे खड़ा हुआ, तो जैसे ही मोबाइल में नेटवर्क आए तो फोन पे फोन घंटी पे घंटी। तो चूंकि एक फोन आया तो वो फोन उठाते हुए मेरा फोन ही गिर गया नीचे छत के। अब वो समझ में नहीं आया, फिर हमें नीचे उतरा फिर उठा के ले गया तो वो टूट गया। लेकिन ठीक है, जब फोन आया तो वो बधाई बोला तो उतने में फिर कट गया। फिर मैंने वो खोला, व्हाट्सएप चलने लगा तो लिस्ट देखी, थोड़ा निराश हुए कि यार सबसे ऊपर डिप्टी कलेक्टर गया था। चूंकि देखो मेरा कोई ये नहीं था कि मुझे डीएसपी बनना है, अपन तो परीक्षा दिए थे, अब अच्छी से अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। तो डिप्टी कलेक्टर में नहीं हुआ तो थोड़ा निराश हुआ, अरे यार क्या पता क्या हो गया अपने साथ, अपन ने अच्छा परफॉर्म किया था। फिर देखा तो डीएसपी में नाम था तो अच्छा लगा, खुशी हुई। फिर उसके बाद हम 2 दिन बाद जब अपने घर आए थे तो आज भी वो फोटो देखता हूँ तो मतलब आप देखोगे तो मैं बिल्कुल वैसे दिख रहा हूँ जैसे अफ्रीकन हूँ। कांगो, दाढ़ी बनी थी तब, दाढ़ी मतलब बड़ी थी तो बना ली थी, दाढ़ी बना ली थी, फिर वो हम्म। इंटरव्यू के बाद बना ली थी मैंने। तो ये मतलब मेरी फैमिली पूरी बड़ा स्वागत कर रही तो बड़ा अच्छा लगा उस दिन। मेरी माँ के जो भाव थे मैंने कई बार सुनाया भी है, जब आपने आज पूरी बात की तो वो भी बताता हूँ। माँ के भाव थे कि ऐ गरीबी देख तेरा गुरूर टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया। ऐ गरीबी देख तेरा गुरूर टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया। तू मेरी दहलीज पर बैठी रही और मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया। तो वो अच्छा लगा। फिर मैंने जब ज्वाइन किया तो आज जब घर से निकलता हूँ तो मुझे 2 चीज़ें बड़ी बड़ी सीख मिलती हैं। मेरे पिताजी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, वो हमेशा ही कहते हैं कि किसी गरीब को मत सताना, जितनी मदद कर सकना करना। और मेरे पिताजी कारीगर थे, मजदूरी करते थे, मकान बनाते थे। मैंने देखा कोई अगर कम भी पैसे दे तो चल जाता था। लेकिन माता जी मेरी बहुत तेज हैं, और को पता बहुत ही तेज है, समझ जैसे 1947 के पहले अंग्रेज थे ना वैसे। तो वो मुझे ये सिखाती है कि दब के नहीं रहना, कोई भी आए तो लड़ो। तो दोनों के सामंजस्य में जब कोई लगता है कि अन्याय कर रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकार वो हो, या मैं कानूनी तौर पे अभी तक नहीं हारा। आप पृथ्वीपुर की तो आपको होगा। तो वो चीज़ें मतलब अपन कोशिश करते हैं कि लोगों को न्याय दिलाएं, और तो अच्छा चलता है, सब ठीक चल रहा है अभी तो लाइफ में। तो आपकी मतलब डीएसपी के तौर पे पहली ज्वाइनिंग पृथ्वीपुर ही थी? नहीं, डीएसपी हमने बैतूल में ज्वाइन किया बैतूल था। हाँ, कब? 2018 15 फरवरी 2018 को मैं वहाँ पर पहुँचा था, वहाँ ज्वाइन किया था। और वो भी मतलब वो रहता है, तो वो ज्वाइन किया। फिर उसके बाद ट्रेनिंग की हुई, हमारी भोपाल में ट्रेनिंग हुई थी, 2 साल रहे। और फिर इसके बाद इंदौर में ट्रेनिंग होती है, आर्म्स की ट्रेनिंग होती है, RAPTC में, वहाँ ट्रेनिंग हुई। पुलिस की ट्रेनिंग बहुत होती है, बहुत रगड़ते हैं पुलिस भाग में, मतलब पंचड़ अपन बनाते हैं ना,
तो पहले अच्छा घिसते हैं, उसको जम के रगड़ते हैं, फिर उसको सोल्यूशन लगा के चिपका के सही करते हैं। ऐसे ही पुलिस विभाग में जम के रगड़ते हैं, फिर बढ़िया प्रक्रिया करके वो करते हैं। मतलब वर्दी से बोलते हैं ना, आसानी से नहीं मिलती, वो बिल्कुल सही है। आप तैयारी के पहले लोग बहुत मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर तैयारी के बाद 1.5-2 साल पसीना उतना ही बहाना पड़ता है, और फिर वो भी परीक्षा भी होती है। तो उस मतलब जब इतनी मेहनत के बाद हम आए इस जगह, तो हमें लगा कि क्यों ना किसी की लिए कुछ अच्छा करें। तो बस वही कोशिश करते हैं, और कोशिश हमारी सफल हो जाती है। इसी बात पे हमें बड़ा अच्छा लगता है। और जब पहली बार आप सोशल मीडिया पे, अपन और आगे की तरफ बात करें, सोशल मीडिया पे जब आपकी पहली बार शुरुआती खबरें बनी, तो एक खबर हमें याद है, कोई आपने शायद कोई बाइक वाले को रोके तो चालान वालान को लेके, तब वो समझाइश वाली पहली खबर जो आपकी वायरल हुई, पृथ्वीपुरी की मामला। तो और ई के बाद फिर आपकी शादी। तो उस समय तो आपको अपना अकाउंट भी नहीं है, तो हमें लग रहा शायद जब आप, है ना, तो शादी की खबरें दूसरे लोगों ने वायरल करी, मतलब खबर चली, हम लोगों ने भी चलाई। मैं जी बैतूल में था, तो वहाँ एक बैतूल श्रेष्ठ बैतूल और एक बैतूल हमारा बैतूल, मतलब 2 पेज चलते थे। तो एक अभी दुर्गादास उइके जी हैं, मंत्री हैं माननीय, क्योंकि उस समय वो प्रचार्य थे। हमारे देखते देखते उनकी लाइफ में इतनी अच्छी सफलता मिली है, बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब जब मैं पहली बार वहाँ गया तो मैंने 26 जनवरी देखा, वो अनाउंसमेंट मतलब अच्छा बोलते, अच्छे वक्ता हैं। तो जो 26 जनवरी को अपने क्या बोलते हैं उसको, उद्घोषक, तो वो हमेशा रहते थे। तो वहाँ से उनकी लाइफ में बहुत बड़ा, तो उनके परिवार कुछ लोग थे, एक वो बनाए थे, तो वो लोग मैं मतलब जैसे लॉकडाउन में अपन किसी की हेल्प करते थे, तो वीडियो बना के उनको देते थे, तो वो शेयर करते थे। तो उनने भी कभी कल्पना नहीं की थी। मैं मतलब रात को 12 बजे गश्त कर रहा था, तो हाईवे है नागपुर बैतूल से जाता है, तो एक व्यक्ति युवा पैदल गाड़ी धका रहा था, पेट्रोल आप समझते हो क्या स्थिति में रहता है, जो नॉर्मल परिवार कहते हैं वो नाप के 30 रुपए 50 रुपए के डलाते हैं, और कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो वो धक्का दे रहा था, घटिया थी। तो मैं उसकी गाड़ी को हमने रस्सी से बांध के खींच के उसके पेट्रोल पंप तक ले गया, उसकी गाड़ी में पेट्रोल डलाया, फिर उसको बढ़िया विदा किया। वो वीडियो उनने डाला, तो वो उस समय पहला वीडियो रहा होगा मुझे लगता है, तो वो लगभग 10-20 मिलियन व्यूज आया। तो वो बड़े खुश, उनने मेरे को सलाह दी, बोले आप भी पेज बना लो, ये कर लो। तो मैंने कहा ठीक है बना लेंगे यार। वो चीज़ें जो चीज़ आती ना हो, थोड़ा पता लगता है यार कैसे बनाएंगे ये वो, तो हम उन्हीं को देते रहे। फिर इसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ बैतूल से, मैं वहाँ ग्वालियर आया बटालियन। फिर ग्वालियर के बाद दूसरा जो लॉकडाउन था वो मेरा कहाँ आया, पृथ्वीपुर। फिर यहाँ पर भी लॉकडाउन आया, तो यहाँ पर भी ऐसी स्थिति बनती थी। अब बुंदेली लोगों को तो आप जानते हो कि उसमें जो आप बता रहे हो, मुझे लगता है वो वाला वो शादी का समय था, वो महिला वो लिए थी कलसी, हाँ वो लॉकडाउन में, हाँ, तो उसका पति बैठ गया वहीं पर रोड पे धरने पे, बोले मैं तो शादी पे जाऊंगा नहीं, ये धरने पे बैठा हूँ, लो जो करना। तो वो चीज़ें करते थे हम लोगों को सबक सिखाने के लिए, थोड़ा सा उन्हें डांटते भी थे और कुछ सिखाते भी थे, निवेदन भी करते थे। हमें पता था कि ये जो रिश्ते हैं बड़े मुश्किल से बनते हैं, आदमी रिश्तों के लिए मौत से भी लड़ जाए, ये बात याद रखना। मैंने भी देखा है। तो वो जो लोगों को लगता है कि यार मेरी बेटी की शादी में व्यवहार करके गए थे, लिखा के गए थे, वो मुझे चुकाना है, वो उसको लगता है अंतिम मेरा लक्ष्य यही है। वो है भी, अगर अपन नहीं चुका पाते तो अपना मन भी कहता है यार कि मेरी बेटी की शादी में आया था, हम नहीं दे पाए, क्या सर अपन ऊंचा करके उसके सामने नहीं जा पाते। तो वो बोले मैं जाऊँगा, तो हमने उससे बात की, नहीं माना, तो बोला ठीक है प्रिकॉशंस यूज करो, जो अपने उस समय प्रोटोकॉल थे, वो फेस मास्क है, ये चीज़ें दी उनको। और फिर थोड़ी देर समझाया, और फिर मैंने उसको बोला कि एक साथ मत चलो, 3-4 बच्चे भी वो रखे थे। तो वो चीज़ें वो उस समय वायरल हुई। फिर मुझे भी लगा कि चलो अपन वो करते हैं, तो अपन भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे। फिर हमने उसमें संतोष पटेल DSP का जो पेज था उसे वहीं से क्रिएट किया था। फिर वो बदलाव आता रहा। फिर उसके बाद शादी वादी तो पहले हो गई थी, फिर ग्वालियर ट्रांसफ़र हुआ। नहीं, ग्वालियर अपन पहुंच रहे, उसके पहले शादी वाली बात। शादी लव मैरिज है आपकी, अरेंज मैरिज? सही से बताइए। अरेंज मैरिज है। किने देखी थी भाभी को, पसंद किने करे थे? पसंद तो वो देखने तो हम भी गए थे। नहीं, शुरुआत किने कराई? शुरुआत तो हमारे एक चाचा ने देखी। और उसकी तो बड़ी अच्छी कहानी, चलो आप पूछ रहे आज बता दूं। मेरे ससुर जी बहुत साधारण व्यक्ति, कुछ नहीं है उनके जीवन में, मतलब बहुत ही छोटे से परिवार से।
अब मैं ये बताऊं, ये हमारे लोग हमारे यहाँ कम ही है, हमारे मतलब बुंदेलखंड में चलता, अभी भी जाति में ही शादी करते हैं, अदर आप नहीं कर सकते। और कुछ क्षेत्र भी रहते हैं, जैसे हम कुर्मी पटेल हैं तो वो हमारे घर वाले डिसाइड किए कि तुम यही कर सकते हो, हमारे वो वाले एक रेंज में। हाँ, चंदला तहसील है लौड़ी, यूपी में चित्रकूट, नरैनी और बस ये 3-4 तहसीलें, इसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। तो वो था, तो अब हमने बहुत से, ऐसा नहीं अच्छे रिश्ते थे, नौकरी वाली मेरी तो बहुत इच्छा थी कि चलो बाहर निकले, लेकिन माता पिता का दिल नहीं दुखा सकते, अब उनकी इच्छा नहीं थी, तो फिर हम बोले चलो जाओ, देखो जो पसंद हो कर लेंगे। तो इन लोगों ने देखा, तो आपकी नौकरी वाले की इच्छा थी? हाँ, हमारी तो देखो इच्छा थी उस समय, मतलब कि कोई अपन, मैं तो सही बताऊं तो मुझे इच्छा थी कोई डॉक्टर परिवार में आए, क्योंकि हमारे परिवार में कोई ऐसा नहीं, तो हम शायद सोच रहे थे कि कोई डॉक्टर फैमिली आए, तो उससे क्या रहता है, कुछ ना कुछ बदलाव और आता है, क्योंकि शिक्षा और हेल्थ दोनों जरूरी है। तो जो मैंने क्षेत्र बताया, तो वहाँ इतना एजुकेशन का वो नहीं है, खासकर लड़कियों के बारे में तो और है नहीं है। फिर मेरे माता पिता ने पसंद किया, उन्हें तो सब कुछ पसंद है, बोले अपनी क्षेत्र है अपना, बिल्कुल सब कहाँ से पहचाने हैं। कौन सा क्षेत्र? चंदला है, चंदला में। हाँ, वहीं से 25 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से। तो वो सब हमारी सब पिताजी भी वहीं गए हैं, चंदला ही, उन्हीं उसके गांव के 2-3 किलोमीटर अंदर, दादाजी भी वहीं कहीं गए। अच्छा, वहीं पे आए, मतलब उसी आसपास बता तो, अब जब क्षेत्र है तो मतलब वो तो उसी में आना ही है, कोई वो ही नहीं हो सकता, तो वो तो सब जानते हैं एक दूसरे को। इसका एक ये भी फायदा रहता है, रिश्तों में कभी दिक्कत नहीं आती, सब जाने समझे। हाँ, तो वो सब जाने समझे रहते हैं। और दूसरा मुझे मतलब इतना अच्छे मिले सास ससुर की चाबी नहीं भरते, और जिस ससुराल में चाबी भरने वाले मिल गए, वो परिवार का समझ लो ब्रेक फेल हो जाता है। ब्रेक फेल हो गया। लेकिन मेरे जब भी हम लोगों की कुछ होती है हल्की फुल्की, तो मेरे ही फेवर में रहते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, मैं सीना तान के चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपके जैसे नहीं डरता। तो मुझे मालूम है कि मेरे को कुछ आती है, तो मैं सीधे फोन कर देता हूँ, तो बढ़िया वहाँ से सब बराबर डोज में भी आता है। अपन तो दे नहीं पाएंगे, कि दे लोगे? अपन तो डोज दे नहीं पाएंगे। अब अपन सार्वजनिक तौर पे कुछ चीज तो मेरे मतलब सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मतलब वो मेरी फेवर में बोलते, तो कभी दिक्कत नहीं आती, तो अच्छा रिश्ता हुआ। फिर हम लोग शादी हुई। अब जब शादी हुई तो हम लोग भी बैलगाड़ी से बारात गए, ज्यादा तो नहीं गए, 1-2 बार का याद होगा। फिर अपडेट हुआ तो हम लोग ट्रैक्टर से बारात गए, ट्रैक्टरों में जाते थे, और ट्रैक्टरों में आप जानते जब बारात जाती तो ट्रॉली की उसमें किनारे ऊपर बैठने का बड़ा शौक होता है बच्चों को। हाँ, हमारे वो बुजुर्ग लोग बैठाएंगे नीचे, भी जाके वहीं बैठेंगे, क्योंकि आज पुलिस में हूँ तो मैं भी लोगों को रोकता हूँ कि इसमें मत बैठो, वो रिस्की है। लेकिन वो कुछ चीजें नोटी होती, नटखट चीजें रहती, मन में लगता है कि चलो हटके करें, नीचे बैठे अपन ऊपर बैठे। तो हम लोग ट्रैक्टर में जाते थे। फिर जब मैं शादी हुई तो मैंने बोला कुछ तो, मेरी आदत है, मैं आज करता हूँ, विनर्स नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू सेम थिंग डिफरेंशियली। विजेता कोई अलग काम नहीं करता, लेकिन हर काम को अलग ढंग से करता है। तो वही मैंने बोला, जब शादी अपने यहाँ हो रही तो कुछ ऐसा करें जो यादगार हो। अब मुझे पता था कि मैं अगर हाई फाई बजाऊंगा तो कर्ज हो जाए कहो, और कोई मतलब नहीं, 10 लोग यही कहेंगे यार मुझे नहीं ले गया। अगर मान लो बड़े होटल पे करेंगे तो अपन निमंत्रण गांव में जो 1500-2000 आते हैं वो जाके सिमट जाएंगे 200-300-400 जो मुख्य, तो उसमें वही आप बाद में लास्ट में ये कह रहे यार तुमने बुलाया नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो अपन ने उसको फिर नेचुरली बढ़िया घास फूस की कुटियाँ बनवाई, चूँकि उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन गांव में तो स्पेस है अपने पास, धान का प्यार निकलता है वो डल ही रहता है, और बांस की हमारे खेती में लगे रहते हैं गांव में, तो वैसी सब चीज़ संसाधन मिल ही जाते हैं। तो बढ़िया उसको हम लोगों ने नेचुरली सजाया। फिर शादी हुई। हम उस समय जो मतलब बहुत सदियों पुरानी पालकी रखी थी, पास के गांव से बुलवाई, टूटी थी, उसको बनवाया। तो पालकी जो हमारे यहाँ लेते हैं उनको कहार बोलते हैं। तो आजकल वो भी नहीं मिलते, वो सब दिल्ली मुंबई चले गए, क्योंकि कोई करता भी नहीं, तो वो भी नहीं काम करते। वो पुराने हमारे पिताजी लोगों के परिचित थे, तो उन लोगों को बुलाया, तो पालकी से गए हम लोग। फिर जब विदाई हुई तो पालकी से लेके आए। फिर इसके बाद अपने बुंदेलखंड में आपने एक राइस की गम करो, वो देवता पूजन दो, है सुना है क्या है वो, मेरे को याद नहीं आ रहा। देवता पूजन दो संज्ञा,
ऐसा कुछ मतलब। तो जब तक देवता नहीं पूछते तब तक दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को ना तो देखते हैं ना संपर्क में आते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों के वो 10वारी बोलते, 10 दिन हो जाते, 10वें दिन मतलब जो भी सोमवार पड़ेगा या गुरुवार उस दिन देवता पूजते हैं। तो जब हम लोग का देवता पूजे तो फिर अब मेरे दादा दादी दोनों ने संघर्ष तो झेला लेकिन ये खुशियां नहीं देख पाए। तो दादा दादी के दोनों के जो चबूतरे थे हम लोग वो स्वर्गवास के बाद उनका दाह संस्कार जंगल में किया था, तो वहां जाना था उधर पूजन करने चढ़ाने। तो हम सोचे कैसे जाएं, तो फिर हमने उस समय एक बढ़िया साइकिल रखी थी चाचा जी की, उसको सजाया था, उस साइकिल से हम लोग गए थे। तो ये भी आप जैसे हमारे जो भाई लोग हैं उनका वो था कि उन्होंने उस चीज को पॉजिटिव वे पे प्रमोट किया। तो फिर वो ये चला कि साइकिल से विदाई हुई, साइकिल से विदाई हुई। क्योंकि विदाई पालकी से लेकर आए थे हम लोग कुछ दूर तक, फिर पालकी के बाद गाड़ी में लेके आए थे और गाड़ी के बाद फिर घर पे पालकी पे उतारा था। तो वो फिर उसके बाद वो साइकिल हमने देवता पूजने के लिए विदाई के बाद जो होता है वो उपयोग किया था। तो वो ऐसा था शादी का। तो जितने भी आपने चीजें करी टैक्टिक्स अपना ही शादी के ना, में ससुराल वाले भी आपके मतलब आपके आइडिया से सहमत हो रहे थे या बीच बीच में कह रहे थे जो का कर रहे? अरे ये अच्छी चीज पूछी। वो तो जब टीवी में चला साइकिल वाला तब लगा होगा कि ठीक कर रहे हैं। बोले अरे नहीं तो बोने का टीवी से लगा। अरे बोले यार वो कैसे बेवकूफ है यार, उनके गाड़ी नहीं बता देते, हम भिजवा देते गाड़ी, कार भिजवा देते ये वो। अब गांव में यार देखो लोगों को लगता है अभी डीएसपी बन गया तो हेलीकॉप्टर से लाएगा। मतलब वो आदमी सोचता है वो चीजें नेचुरली नहीं सोचेगा, वो दिखावा। मैंने बोला ना नेगेटिव चीजें जो दिखावे की दुनिया है उससे लोग जल्दी आकर्षित होते हैं। लोग उस पर चाहते हैं कि मैं भी ऐसा करूं। तो वो चीज चाह रहे, कई लोगों के आए कमेंट्स, पर जो लेकिन जो समझदार थे बोले यार नहीं अच्छा है, बढ़िया है, कम से कम लोगों को प्रेरणा दम। नहीं तो हमारे यहाँ तो क्या नकल बुंदेलखंड जाते, एक हेलीकॉप्टर से विदा करा लो तो चाहे जमीन बेचनी पड़े, बोले उसने कराई थी तो हम भी कराएंगे। हमारे एक मित्र हैं यादव जी हैं डॉक्टर साहब, उनने अपने साले को लाने के लिए हेलीकॉप्टर बुक किया और ना तो पैसा मिले ना हेलीकॉप्टर आया। अभी बहू को बाद में कार से लाना पड़ा। तो ऐसी भी स्थिति, इसलिए अपना जो सक्षम है, हमारी जो क्षमता है उस हिसाब से करना चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ जितना आप नेचुरल चीजें करोगे उससे कभी नुकसान नहीं हो सकता, फायदे भी रहोगे। नहीं तो वो जो आपने तैयारी करी थी वो आपके आइडियाज पे ससुराल के लोग सहमत थे या उस पर डिस्कशन हो रहा था कि यार जे का कर रहे हैं? वो सवाल नहीं, वो हमने पूछते नहीं, हम पूछे नहीं थे। वो तो ये सब कहते ही यार कर कह रहा कर गया ये बोलते हैं, ये तो पूछते रहे। ये बाकी पूछे नहीं हमने, हम किसी से नहीं। हम बोले हमें करना जो मतलब आप आपके मन की शादी हो रही तो अब इतना तो हमारे मन का होगा। तो हम आप बाकी अपनी चीजें करते थे। तो मैं उस चीज को देखना चाहता था कि जो हमारे पिताजी लोगों की शादी हुई तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमने उस तरह से किया जैसे हमारे पिताजी दादाजी लोगों के समय का था। तो हुआ, अच्छा हुआ, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत अच्छा भी लगा बाद में कि चलो हमने अच्छा काम किया। उस शादी के बाद से लगातार आपकी सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ बढ़ी, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके चीज़ें आई, हमारी आपकी भी बातचीत उसके बाद कई बार हुई, फेसबुक प्लेटफॉर्म आओ, फिर यूट्यूब आओ, इंस्टाग्राम आओ, लगातार अब आपकी लोकप्रियता बहुत अच्छी है। और उसमें भी मेन जो लोगों को जो पसंद है वो आपकी एक तो सकारात्मक चीज़ें, आपके संघर्ष की बातें, या जो पुलिस की जो छवि की बात है कि आप पुलिस की एक अच्छी छवि बनाने के प्रयास कर रहे हैं। तो इसको लेकर लगातार आप मतलब कंटेंट प्लानिंग के साथ कोई काम कर रहा था आप के, मतलब जब धीरे धीरे शुरू करे, या जो हो रहा होगा नेचुरली अपलोडिंग जैसी अपन ने काम करे? दोनों है। देखो इसमें अपन कोई वो नहीं, कोई झूठ नहीं बोलना कि नेचुरली ही है और प्लानिंग है। दो तरह से होता है। शुरुआत के दिनों में जब किए तो सब नेचुरली होता था, कोई प्लानिंग नहीं होती थी। अब जैसे है तो ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग करना है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे अपन किसी की मदद करनी है और अपन को पता है कि ऐसी स्थिति, तो उसको अपन प्लान करते हैं। अभी जैसे लेटेस्ट कल मेरी पत्नी का बर्थडे था, तो एक हमें महिला मिली, वो रो रही थी, उसका पति नशा करता था। तो चूंकि हम सोचे, आप समझते हो कि आजकल वो बड़ा पार्टी हम मनाएंगे, ये लेंगे वो लेंगे, फिर हमने सोचा कि नहीं अब ये पैसा जो अपन यहाँ खर्च करेंगे तो वो उसकी जगह इनकी मदद करते। अब हमने यहाँ प्लान किया कि अब इसकी कैसे मदद करें। तो चूंकि हमारा डीजीपी सर ने अभियान चालू किया नशे से दूरी है जरूरी,
उस अभियान के तहत हमने सोचा इसको कैसे इससे कोरिलेट करें ताकि हमारे एक अभियान भी जनता तक पहुंचे, जागरूकता भी और उसकी मदद भी हो जाए और हमें भी अच्छा लगे। तो हमने इस पे प्लान किया कि हम इस बाई को एक खुद का एक कोई रोजगार करवाएंगे, क्योंकि वो खाना बनाती थी दूसरों के घरों में, तो बोली मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। फिर हमने प्लान किया, हमारे टीटी नगर थाने के 2-3 सिपाही थे, कमलेश, अरविंद, और इन लोगों ने दिन भर एक हाथ ठेला अरेंज किया, बढ़िया उसको सजाया। फिर मैंने बस बोला तो उसको बर्तन लाए, हम लोग कढ़ाई लाए, और जो थोड़ा बहुत राशन वासन होता है जितना हो सका उसको बढ़िया दिया। शाम को गए कल और वहीं पर केक काटा, उनको माला पहनाया, और उसके बाद उसको हमने गिफ्ट किया। फिर उसने हमें बढ़िया पकौड़ी खिलाई। तो ये थोड़ी सी कभी कभी जब अपन को लगता है कि मदद करना, तो प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, आप अचानक ये चीज़ें नहीं ला सकते। लेकिन जब हम पुलिसिंग में होता हूँ, कभी रात्रि गश्त में होता हूँ, कोई परेशान व्यक्ति देखता है तो अपन लिफ्ट देते, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती। अपन उसमें बैठाते हैं, उससे दो देखिए बोलते हैं ना, अपने यहाँ बोलते हैं ना यार, प्रेम से 2 बातें बोल लो, अब पानी पिला दो, तो इसी में आदमी को लगता है जैसे सब कुछ मिल गया होता है ना अपने यही कुछ। वो मैं यही करता हूँ, आप पुलिस की गाड़ी में किसी को अगर प्रेम से आरोपी को बैठाओगे तो उसके घर वाले ही गाली देंगे सब। अगर आपको किसी को जरूरत है, उस समय पैदल ही जा रहा है आपकी, मुझे पता है कि मेरी गाय बोलेरो है, पीछे 2 बैठते हैं, बीच में 4, एक आगे बैठता है, एक ड्राइवर, हम 2 ही लोग हैं, 3 लोग हैं, बाकी 3 लोग और बैठ सकते हैं। मैं वहाँ तक जा रहा हूँ, मैं एक बार रोक के अपने से बोल रहा हूँ क्यों, कहाँ जा रहे हो, चलना है। अगर वो उसको बैठा लेते तो मुझे लगता है उसे अपार खुशी होती है। फिर जब हम उससे बात करते तो उसके मन के भाव आते हैं कि यार मुझे कैसी मदद मिली। वो जब हम शेयर करते तो लोगों को लगता है कि अच्छा पुलिस मदद के लिए बनी है, ना कि सिर्फ परेशान करने के लिए या मारने पीटने के लिए। हम भी एक बार रात के 12:30 बजे रात में एक बब्बा बुग्गा चले आए थे स्टेशन से, गांव जा रहे थे 12 किलोमीटर पैदल चल के। तो रात के 12:30 बजे उनको बिठा ले तो वे घनघोर आशीर्वाद देते हैं। अरे मैं बता तो रहा हूँ आपको, एक मेरा वीडियो वायरल हुआ था होली वाला, आपने देखा होगा। एक बुड्ढा बुड्ढी होली के बाद बाहर नहीं चलते, पूजा के चक्कर में पूजा करते हैं, तो वो जा रहे थे, हमने उनको बैठा लिया। अब बैठा के हम चलते गए, उनसे बात करते लगे। उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो मैंने ऐसे अम्मा से पूछा था कि अम्मा महिला पुरुष में कुछ अंतर होता है क्या, बताओ। तो वो कहा, वो उन्हें जो थोड़ा बहुत बोल रही थी कि होता है नहीं होता है, एक वो तो ऐसे ऐसे बोले रुको रुको रुको, हमारा घर आ गया। तो मैंने जैसे ही रोका, वो उतरने वाली थी, उसी दौरान वो अपनी धोती से छोड़ के 20 रुपए 10 की 2 नोट है, वही लो हम दोनों की किराया। वो लम्हा कह दूँ आज भी जब ये देख लेता हूँ, कहीं वीडियो आ जाता तो बड़ा भावुक हो जाता, लगता है कि चलो अपन ने उनने जो आशीर्वाद दिया, हमने उनको 10 उनके रुपए वापस किए, फिर मिठाई खिलाई और उनको दिया कुछ। तो वो एक होते हैं, जब आप मदद करते हो तो लोग बहुत आशीर्वाद देते हैं। आप आज भी वो दादा याद कर रहे होंगे, आपका चेहरा उन्हें याद होगा, वो भले ही किसी और बता भी रहे होंगे लोगों को यार एक भैया मिल गए थे, हम तो पैदल आ रहे थे लेकिन अच्छी मदद की। तो होता है यार, अपन करते रहना चाहिए। सोच है, अगर अपन थोड़ा सा सोच मदद की रखेंगे तो अपने आप हो जाता है। अच्छा, सोशल मीडिया के दौर में एक और नेगेटिव, जब ये तो सकारात्मक है, लोग पसंद करत, मोटिवेशनल अपन की बात सुना, एक बहुत वर्ग है जिसको हम कहते हैं कुंठित वर्ग है देश में, वो है। और सोशल मीडिया में वो जाहिर तौर पे अपनी अपनी कुंठा समय समय पर निकाला था। और ख़ास तौर से कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा हो तो उसे उसको और ज़्यादा कुंठा है, जलन नहीं है, इसको कुंठा है कि बस वो जीवन में कुछ कर नहीं पाओ, घर में परे परे क्या करे, बोले बकैती करके कोई की बुराई करो। एक ऐसा वर्ग भी है जो 100 में 1000 में 2 4 5 लोग ऐसे कहते यार पुलिस वाले हैं, ये काम नहीं करत का, ये तो रील ही बनात रहा, ये वीडियो बना, ऐसा वर्ग भी है। तो इन पे कभी आपने रिप्लाई करे, या मान लो अगर सार्वजनिक तौर पे जो सवाल के ऐसे लोगों से क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आप बिल्कुल सही बोलो, ऐसे बहुत से लोग आते हैं, खासकर ट्विटर की दुनिया में ज़्यादा मिलेंगे आपको। और तो कई बार, हाँ ज्ञानी, तो उसमें कई लोग हमारी जो अच्छे लोग पसंद कर वही रिप्लाई कर देते हैं, हमें जरूरत नहीं है। आप कभी देखोगे, आपको जो सही में आपको फॉलो करते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं दिल से, जो भावनाओं से जुड़े हैं, वो आपके पहले रिप्लाई करते हैं। तो अपन को जरूरत नहीं है, आप देख लो, आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हो। और मैं उनके लिए ये जरूर बोलता हूँ, जो भी हमारे सोशल मीडिया वाले मित्र अच्छा करते हैं, तो तुम अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना, कि उनके लिए जो आपने कुंठा बोले ना, तो जलने वालों को जलने दो, जलना कोई बड़ी बात नहीं। जलने वालों को जलने दो, जलना कोई बड़ी बात नहीं। जलने वाले जलते रहेंगे, इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं। वाह। आप अपनी हुनर पर अड़िग रहो। आपका ये भी आज के समय में देखिए, एक लड़की नाच रही है रोड पे और रील डाल रही है, लोग देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं,
ठीक है, अपने सामने भी आती है, अपन भी देख लेते हैं, लेकिन अपन इसलिए शेयर भी नहीं करती। कोई कहेगा ये ऐसी रील देखता है, लेकिन नॉर्मल कई आधे से अधिक लोग देख, उनका मन विचलित होता होगा 100% कि नहीं होता होगा, वो तो सभी को पता है। जब इन चीजों को आप देख रहा है दुनिया, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस बुरे दौर पे अगर एक अच्छी चीज दिखाएंगे तो इसमें कौन सी बुराई है। मैं देखता हूँ कई लोगों के मैसेज आते कि सर आपको देख कर मैंने पढ़ना शुरू किया था, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और आज मैं इस नौकरी को, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लोग हमें देख के, मैं तो बोलता, मैं एक ये बोलता हूँ, कोई वीडियो बनाने के बहाने ही सही तुम किसी गरीब के घर में मदद कर दोगे तो बनाओ। पुलिस इतनी बुरी नहीं है जितनी फिल्मों में दिखाई गई है। पुलिस इतनी बुरी नहीं है जितनी फिल्मों में दिखाई गई है, ना पुलिस इतनी ज्यादा चमचागिरी करती जितनी फिल्मों में दिखाई गई है। पुलिस तो बुरी है ही नहीं, मैं बोलता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ भाई पुलिस बुरी नहीं है, पुलिस वाला बुरा होगा। लेकिन फिल्मों में और ये सब चीजों में दिखा के पुलिस को बुरा कहा गया है। अगर जो चीज पूरी तरह से बुरी होती है वो नष्ट हो जाती है, तो पुलिस कभी बुरी नहीं। अगर कोई बुरा है तो एक पुलिस वाला है, लेकिन लोग जब एक गलती करता है बोलते पूरी पुलिस खराब, पुलिस खराब। पुलिस नहीं, तो वो चीज अगर आप हम लोग नहीं दिखाएंगे अच्छी चीज तो कौन दिखाएगा। अगर मेरे पास बहुत सारी चीजें, मैं अभी कुछ वैसा बोल दूंगा तत्काल 50 लोग बैठे हैं दिखाने के लिए, बैठे कि नहीं बैठे। और मैं अगर अच्छा, मैं तो बोलता हूँ मैं नहीं करता तो कौन में था। हम तो हमारे जैसे तो 1200-1500 डीएसपी है, कितने पुलिस वाले हैं। अगर अपन सोशल मीडिया नहीं होती तो ना तो अपन इतने बड़े जगह से आएगी, पत्रकारों से, भाइयों से हम तो संपर्क ही नहीं कुछ। वो तो आप ही से भाई की तरह रिश्ता बना, तो वजह क्या थी? सोशल मीडिया की बदौलत बना वो अपन वो चीजें। तो जो चीज बनी है उसका सदुपयोग भी करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और नहीं करेंगे तो वो दुरुपयोग तो होगा ही। तो इसमें एक मतलब सोशल मीडिया पे अगर अपन चर्चा करें कि बहुत सारे लोग जो अश्लील कंटेंट लगातार बना रहे हैं, बुंदेलखंड में भी मतलब इतने बना रहे हैं कि आलोचना भी कितनों की कर पाओ। तो जो अश्लील कंटेंट है, कानूनी तौर पे भी पे तमाम जगह कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो सोशल मीडिया के दौर में इसकी नकारात्मक उपयोगिता है, इससे कैसे बचा जाए? ये देखो, अपन तो क्या एक टेक्निकली बताता हूँ। आपके सामने स्क्रॉल करोगे जब चीजें, आपको लगे कि ये मन विचलित कर रहा है, तो उसकी 3 डॉट आती है ना, उसमें जाके रिपोर्ट कर दो। वो तो रिपोर्ट कर दो, तो और रिपोर्ट कर दो। और एक अपना तो वो अपने आप आपके सामने नहीं दिखेगी। एक बचने का ये तरीका खुद तो बचे, मतलब एक सोसाइटी के लेवल पे इसकी बात करें। सोसाइटी को तो देखिए आगे बस वही है यार कि आदमी, कई लोग मोबाइल मनोरंजन के लिए चलाते हैं, और मनोरंजन इंसान की कोई सीमा नहीं है। मनोरंजन की कोई सीमा नहीं है, किस चीज में किसको मजा आए। कोई को तम्बाकू मलने में बड़ा मनोरंजन मिलता है, किसी को ऐसे तम्बाकू को ठोकने में मिलता है, इतने में वो खुश रह जाता है। मनोरंजन की कोई सीमा नहीं है। तम्बाकू खाते हो क्या? नहीं, वे नहीं खाते। तो ऐसा तो मनोरंजन की कोई सीमा नहीं। आदमी को और जितना मतलब कमजोर कंटेंट होगा, जितनी कम बुद्धि लगानी पड़ेगी, उतना मनोरंजन होता है। उतनी वो चीज उतनी तेजी से, मतलब जैसे हमारी पत्रकारी भाषा में भी कही जाती है कि नकारात्मकता ज्यादा तेजी से फैलती है। ये बोतल भरा आप पानी लेके आए, इसमें एक बूंद रंग डाल दो, पूरा पानी बदल जाएगा। अब इसको सही करने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन करने पड़ेंगे। ऐसी नेगेटिविटी है, वो जल्दी लोगों के दिमाग में घुसती है। तो वो चीज से अपन तो अपने खुद ही बच सकते हो। और जो कानूनी तौर पर अभी चल रहा है, अगर ऐसे कोई करते हैं तो फिर कार्रवाई होती है। क्योंकि लफड़ा तो ये है कि जब धर्म की कोई गलत टिप्पणी करता है तो तत्काल कार्रवाई के लिए लोग आते हैं फरियादी बनकर। समाज को बिगाड़ने में कोई फरियादी नहीं बनेगा। इसमें भी बनना चाहिए लोगों को, मेरा तो ये मानना है। अब अगर मैंने देखा एक यूट्यूब में उन्होंने डाला वीडियो बना दिया फौजियों को लेकर, एक लड़के ने, तो सुना होगा रीवा का, तो उसके खिलाफ कुछ जो संगठन थे फौजी, उनने आवेदन दिया। वो इतने में डर गया, जिंदगी में कभी नहीं बनाया। माफी मांग के उसको खत्म भी मांगी। मेरे पास भी उसका फोन आया कि मेरे से ये गलती हो गई, क्या क्या होगा। तो बोला ठीक है, तुम्हें एहसास हो रहा गलती हो गई तो ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखो। कंटेंट बना रहे हो कोई, तुम ये भी पता है कि हाँ तुम की वीडियो ही बना रहे हो, तो इन चीजों पे ध्यान दो। तो अगर समाज इस तरह से आगे आए, और तो मुझे लगता है ये कोई इतने बड़े कंटेंट जो वीडियो बना रहे हो अपराधी नहीं है। वो तो सिर्फ इसलिए बना रहे कि आप रिस्पांस दे रहे हो, दूसरे लोग देख रहे वही बोला, रिस्पांस दे रहे हो, देख रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो। और नहीं करोगे तो कल से वो बंद कर देंगे, दूसरी चीज ट्राई करेंगे।
अब तो उन्हें भी आसानी से बन जा रहा, क्योंकि अच्छा करने के लिए थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा समय देना पड़ेगा, और उसमें क्या तत्काल बन जाएगा। अपन को तो क्या मनोरंजन के लिए दोनों बैठे हैं, 1 मिनट में मैं ऐसे ऐसे डायलॉग लिख लेंगे कि तत्काल लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो वो चीज़ें समाज को आना पड़ेगा फरियादी बनकर, जब अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कुछ चीज़ें आ रही जो समाज को बिगाड़ रही, तभी उसमें नियंत्रण होगा। क्योंकि पुलिस तभी काम करती है जब उसे सूचना मिलती है। पुलिस डायरेक्ट हर चीज़ पे संज्ञान नहीं ले सकती, क्योंकि जैसे अगर आर्म्स की बात है, कोई अवैध मादक पदार्थ है, तो उन चीज़ों में तो पुलिस करती है, लेकिन इन चीज़ में भी ऐसा आप जब तक आपको नहीं लगेगा कि ये ठेस पहुंच रहा है समाज को, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए समाज को आगे आना चाहिए इन चीज़ों। अब और इसके अलावा ये सब आपकी सोशल मीडिया, पुलिसिंग, तमाम ज़िंदगी बातें, बहुत बड़ा पक्ष जो है बीच बीच में आपकी, वो कवि पक्ष आपको, एक कविताएं आप लगातार पहले लिखत रहे, फिर छूटी, और लेकिन लेखन सहायता पे भी आपको जारी है बीच बीच में। कछु ऐसी कविताएं जो आपके दिल के बहुत करीब हों, या जो आपको लगत कि जे कविताएं लोगों तक पहुंचना चाहिए, एक आध कविता अगर अपन सुना पाएँ तो। मैं चलो बहुत दिन से आप मनोरंजन की बात हो रही थी, इसलिए एक आपको छोटी सी 4 लाइन सुनाता, थोड़ा हंसी हो जाती है। जब मैं ये सही में भी था, थोड़ा मैंने उसको जोड़ा लेकिन कुछ सच्चाई थी। एक जगह लड़की देखने गया था, तो मैंने पूछा तुम्हें कैसा चाहिए लड़का, दूल्हा चाहिए? तो बोली पति ऐसा चाहिए जो रिश्ता ढंग से निभाए, पति ऐसा चाहिए जो रिश्ता ढंग से निभाए, नौकरी वो करे, वेतन मेरे खाते में आए। तो वो बोली आपको कैसी चाहिए दुल्हन? तो मैंने बोला पत्नी ऐसी चाहिए जिसके सपनों में खो जाऊं, पत्नी ऐसी चाहिए जिसके सपनों में खो जाऊं, पाउडर क्रीम वो लगाए गोरा मैं हो जाऊं। तो बोली मजाक कर रहे हो? तो मैंने बोला शुरू किसने किया था? तो लिखता था मैं उस समय, बहुत लिखता रहता था। अब तो शादी हो गई है तो ये कई बार सच लगता है। मैंने बहुत पहले ये लिखा था कि मेरी बीवी के पैरों में जोर का दर्द था, मैं जाने लगा डॉक्टर को बुलाने। मेरी बीवी के पैरों में जोर का दर्द था, मैं जाने लगा डॉक्टर को बुलाने, तो बीवी ने हाथ पकड़कर बोली कि पहले तुम ही शुरू करो पैर दबाने। तो नहीं तो सच हो गई शादी के बाद। नहीं वो तो प्यार में सब चलता है। हाँ वो तो जरूरी हो गया, कौन है जरूरी है, कोई है भी नहीं। बाहर रह रहा किसी का पाँव दर्द करेगा तो कौन कम। हाँ वो तो करना पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं करते। चिकित्सकी भाव में करते। हाँ चिकित्सक। चलिए अच्छा, भगवान आपको ऐसे ही चिकित्सक बना रहे। तो इससे प्रेम बना रहता है, जरूरी है। क्या है, हमारा तो शादी के मामले में केवल हमेशा एक बात कहते हैं अपन के, शादी 1+1 = 2 नहीं है। सही है, 11 एक नहीं, ये 11 भी नहीं है। क्या है? 1 और 1 मिला के 1। सही है। हम क्योंकि शिव जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप इसी के लिए दिखाया गया है कि जब शादी हो तो अपने जीवन की आधी चीजें आपको त्यागना पड़ेगी, आधी सामने वाले को, दोनों मिला के तब एक संपूर्ण व्यक्ति बने। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। रिश्ते ऐसे ही बनते, बहुत बढ़िया। तो 2-4 बातें बोलता हूँ मैं उन अपने स्टूडेंट्स के लिए। एक कविता है छोटी सी, 4 लाइन है। ये जो पढ़ाई, सब मेरे से ज़्यादातर ये लोग सवाल करते जब भी कहीं भी मिलेंगे चौराहे पे पढ़ने वाले कि सर कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे पढ़ें? तो बेटा पढ़ाई का कोई सवाल नहीं होता, पढ़ाई और सिखलाई में बहुत अंतर है। हम पढ़ते हैं, अखंड पाठ कर लेते हैं रामचरितमानस को 24 घंटे में, लेकिन एक भी चौपाई याद नहीं होती। शायद आपके साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ तो कम होता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं, सीखने का कोशिश नहीं की। तो हमें जब अपनी लक्ष्य के लिए सफलता चाहिए तो सीखने की ट्राई करो। पढ़ने पे कुछ नहीं, पढ़ लोगे 6 घंटे, अगर सीखे 1 पेज भी नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो डेली नया सीखो और देखो जो कल तुमने सीखा था वो कहीं भूल तो नहीं गए। अगर भूल गए तो आपने कल सीखा नहीं था, पढ़ा था। तो मैं ये बोलता हूँ बेटा पढ़ने से ज़्यादा सीखने पे ध्यान देना। और सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कि सामने किताबें हों, आदमी दिमाग से बैठे बैठे भी सीखता है। अपन सीखते हैं ना। आपको मैं कहूँ कि कोई गाना सुनाओ तो आप तत्काल सुना दोगे, 2-4 लाइन तो सुना दोगे। पूछूंगा क्या लिरिक्स पढ़ा, नहीं पढ़ा, बार बार सुना, फिर बार बार अपन ने मनन किया, अपने मन ही मन में, अपने आप याद हो गया। तो ऐसे ही पढ़ाई है कि हर बार जरूरी नहीं कि किताब हो सामने, एक बार आपने उसको अध्ययन किया, पढ़ लिया, दिमाग में बैठा लिया, बार बार उसको रिवाइज करिए अपने मन ही से। जरूरी थोड़ी है कि आप किताब हो तभी। तो उसके लिए मैंने 4 लाइन लिखी थी, पढ़ाई को मोहब्बत से जोड़ा था कि मैं आंख बंद कर उसका चित्र बना लेता था, मैं आंख बंद कर उसका चित्र बना लेता था, अंधेरे में भी उसका अंग अंग सजा लेता था, भूलना चाहा फिर भी नहीं उसे भूल पाया, क्योंकि मन ही मन उसे कई बार दोहरा लेता था। तो आप अगर जिस चीज को मोहब्बत में दीवाने पागल हो गए बोलते ना, तो दिन भर उसी को
देखते हैं उसी की तस्वीर है यार, इन हथेलियों में उसकी तस्वीर बन जाती है, भले ही कुछ ना हो। ऐसे ही आपकी पढ़ाई, जब आपको लगता है कि आप टारगेट बनाओ जिस चीज़ को पढ़ रहे हो, उसे जब तक सफल नहीं हो आप उसी चीज़ को देखना चाहिए। आप खाना खा रहे हो तो आप उसमें भी वो जनरल नॉलेज निकालो, आप वो चीज़ नॉलेज वो करो जो आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आप आसानी से सफलता हासिल कर लोगे। और बढ़िया मेहनत करें, अच्छी कामयाबी मिलती है। और कहते हैं कि किस्मत पे लोग भरोसा करते हैं, मैं किस्मत के लिए ज़्यादातर बोलता हूँ कि किस्मत मेहनत से चमकती है, संघर्ष से निखरती है। अगर किस्मत कोई चीज़ है तब कि किस्मत मेहनत से चमकती है, संघर्ष से निखरती है, जिंदगी किसी की भी हो धीरे धीरे सजती संवरती है। जो लोग एक दो बार ट्राई करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, उनके लिए मेरे जीवन की एक छोटी सी सीख है कि काले बादल छाए थे, मुझे हराने आए थे, कुछ दुश्मन खुशबू बनकर मन भटकाने आए थे, मेरे हुनर की तौहीन करी, नाकाबिल बताया मुझे, मेरे हुनर की तौहीन करी, नाकाबिल बताया मुझे, और मेरे सपनों को गुब्बारा समझकर सुई से डराया मुझे। और ढलती उम्र खाली जेब को देख अपनों ने मुझसे मुंह मोड़ा, ढलती उम्र खाली जेब को देख अपनों ने मुझसे मुंह मोड़ा, फिर भी मेरी जीत हुई क्योंकि मैंने गिरकर भी मैदान नहीं छोड़ा। अगर आप गिर कर संभल कर उठ कर खड़े होकर कोशिश करते रहोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और पर मैदान मत छोड़ना, लड़ते रहना, संघर्ष करते रहना, संघर्ष की जीत होती है। और जब संघर्ष जीतता है तो भाई साहब कहानी लोग सुनते हैं, बैठकर सुनते हैं और एक एक घंटे तक सुनते हैं। संघर्ष को लोग देखना चाहते हैं क्योंकि संघर्ष हर किसी के जीवन में, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। इसलिए संघर्ष से हारना नहीं, डट कर लड़ना, जीत जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। तो बुंदेली बौछार के आप बहुत शुरुआत से दर्शक हो और बुंदेली बौछार की यात्रा भी आपकी यात्रा के संगे संगे चल रही, तो का कहना चाहो आप? देखिए, मैं आप बड़ा अच्छा मैं भी बुंदेलखंड का ही हिस्सा हूँ और मैंने अपनी नौकरी भी बहुत की है और हमेशा कभी ना कभी लगाव रहता है कि जहाँ भी मुझे नगड़िया दिख जाती है ना तो मेरा पूरा मन लग जाता है। मैं मतलब ढोलक, नगड़िया और राई बहुत ज़्यादा मतलब लगाव है। ये समझो कि ज़िंदगी के अधूरे सपने हैं। तो अगर मैं डीएसपी नहीं होता और इस चीज़ से डर नहीं होता कि कोई वीडियो वायरल ना कर दे तो मैं रात भर राई नाचता रहूँ। बड़ा शौक है मेरे को, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और तोड़ मड़ोड़ के मैं कभी कभी गाता भी रहता हूँ, जैसा आपने चल रहा, सुर भले ना हो लेकिन शब्दों से बांध बूंद के करते रहते हैं जी। कि बुंदेलों की एक अलग दुनिया है, बुंदेलों की एक अलग दुनिया है, बुंदेलियों का एक संसार है। बुंदेलों की एक अलग दुनिया है, बुंदेलियों का एक संसार है। और उनके दिल में प्रभु श्री राम है और सोशल मीडिया में बुंदेली बौछार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह लोगों पर बौछार करते रहें प्रेम का और बुंदेलखंड के मुद्दे उठाते रहें, क्योंकि बुंदेलखंड आज भी बहुत कुछ मांग रहा है, बहुत कुछ चाहिए बुंदेलखंड को। तभी जाकर कहीं मतलब, क्योंकि कोई भी राज्य तभी विकसित होगा जब उसका हर कोना विकसित हो जाएगा। अगर मेरे शरीर का एक अंग भी कमज़ोर है तो मैं स्वस्थ नहीं हूँ, भले ही मेरा दिमाग साइंटिस्ट जैसे कुछ भी है। तो ऐसे ही अगर राज्य का एक क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा है और वहाँ पर कुछ समस्याएं हैं, अगर वो दूर नहीं हुई तो वो राज्य तब तक संपन्न और समृद्ध नहीं होगा। इसलिए आप जैसे सभी मेरे जो भाई लोग हैं बुंदेलखंड के लिए जो लड़ते हैं, बात रखते हैं, बुंदेलखंड की कला को ऊपर ले लाते हैं, आप अच्छा करते हो, उसके लिए भी मैं आपको बधाई दूंगा। आपने अभी पहला बुंदेली बौछार जो आइडल 1 किया था, उसमें आपने अच्छे 2-3 लड़के निकले। चूँकि कुछ भी हो, आपने जो उसमें से कविता शर्मा ने उनका जो वो गाना था तो वो रहा पहले भी हमने कहीं सुना है, लेकिन फेमस वो तभी हुआ। तो वजह आप ही थे, आप ही की बदौलत, आप ही के यहाँ के प्लेटफॉर्म से वो निकला। तो ऐसे ही है, अब जैसे नैना बंदर आगे हर जगह चलता है, लेकिन जब वो चिलम तम्बाकू की डब्बा वाला पूरा सुनो, उसमें जो आया वो वहाँ से और फेमस हुआ, वो दुनिया में मतलब पूरे बॉलीवुड से लेकर सब जगह चला। तो समय की बात है, अगर आप जैसे लोग जब टैलेंट ढूंढते हैं तो वही चीज़ जो है इस दुनिया में लेकिन लोगों तक नहीं पहुंची, आप लोगों के माध्यम से पहुंच रहा था। ये
खंड भी हमेशा आपको याद करेगा और ऐसे आप बुंदेलखंड को ऊपर उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बुंदेलखंड को मान बढ़ाते रहें। और डीएसपी संतोष पटेल साहब, उनके निजी जीवन के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, पुलिसिंग के बारे में तमाम सारी चर्चाएं करी। और जल्दी बुंदेली समागम एक बार फिर से होवे वारो है। सू लाने तई से सार्वजनिक न्योतो भी हमने दे दो। 2-3 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन छुट्टी अब पुलिस की नौकरी ऐसे यही बार कोशिश करें कि वे आप लोगों के बीच सार्वजनिक तौर पे भी अपने बुंदेली समागम में पहुँचें। फिलहाल बुंदेली बौछार के कार्यालय में आप आए और ये खास कार्यक्रम को हिस्सा बने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।